नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखे हमले बोले। सोनिया ने आम लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद था और लोगों ने मीलों पैदल चलने का दर्द भी सहा है, लेकिन मोदी योगी सरकार ने गैर जिम्मेदाराना काम किया और लोगों की और से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर ली। सरकार ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। सोनिया ने वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 5 साल एक ऐसी बीजेपी सरकार देखी है जिसने आपस में मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ और नहीं किया है। उन्होंने कहा कि किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं, उन्हें ना वेतन मिलता है और ना ही खाद मिलती है। किसानों के लिए सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं होती है। वहीं युवाओं का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि युवा पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने आपको घर पर बैठा दिया है। 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। अब तक 3 चरणों के वोट डाले जा चुके हैं। राज्य में वैसे तो सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही होने की संभावना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादों का पिटारा खोलते हुए महिलाओं और युवाओं सहित समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 2,500 रुपए में गेहूं, धान और 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल आधा किया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों को कोरोना की मार पड़ी है उन्हें 2,500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा था कि 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी, 40% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आवारा पशुओं से जिनकी फसल का नुकसान होगा उसे 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का 4था चरण नजदीक है और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सियासत है, जो राजनीति है, वो भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी यूपी की स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत है सर आपका। ज्ञान रंजन जी हमारे साथ है, लीडर हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्ञान रंजन जी, सोनिया गांधी क्या बताना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखे हमले किए। रायबरेली की जनता से यह अपील की कि बढ़ चढ़कर वोट करें, वोट में अपनी भागीदारी निभाएं। क्या उनका संदेश था, क्या देना चाहती थी वो लोगों को संदेश? देखिए, जो हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, वो वर्चुअल रैली के माध्यम से देश के और देश के बरेली की जनता को अपील करना चाहती थी कि जो केंद्र में योगी और मोदी की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ अलगाववादी की सरकार है, जो कि जन कल्याण से दूर दूर कोसों कोई उसको जन साहूकार नहीं लेना देना। दूसरी सारी बात उन्होंने मेंशन किया कोरोना काल का, कैसे कोरोना काल में देश में, पूरे देश में अहित अपना मचा हुआ था। सबसे तीसरी बात मनरेगा की मैं बात करता हूँ। मनरेगा एक ऐसी जॉब, दुनिया की सबसे बड़ी जॉब गारंटी स्कीम थी। उसकी भी आप देखोगे कि इस तहत में उन्होंने मेंशन किया और ये बताया कि ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी विकास कार्य होते हैं 100 दिनों की जॉब की गारंटी देती है। उसमें भी बजट का जो था 34.72% उसको डिक्रीज कर दिया गया है। पिछली बार भी 1,11,000 करोड़ की जरूरत थी, जो कि 71,000 ही हुआ था। तो ये दिखाती है कि कैसे ये सरकार जो है, केंद्र और यूपी में जो बैठी सरकार है, मोदी योगी की जो सरकार है, अनुपयोगी, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको
जॉब से रिलेटेड या बेरोजगारी देश में बढ़ाने की ही लायक है, क्योंकि ये कभी कुछ इस तरह से नहीं करते। जो जितने भी जॉब थे और ड्यू टू पैंडेमिक जितने भी छोटे छोटे रोजगार योजनाएं गए हैं, बेरोजगारी आई है, उससे ये मनरेगा की वजह से उनको पैसे मिलते और उनकी एक प्रबल संपत्ति होती, वित्तीय सहायता भी मिलता है इनको। और इस ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा कि अलगाववादी की सरकार है, देश में भी प्रदेश में भी। कोरोना में किस तरह से विफलता रही इसका जिक्र किया, बेरोजगारी में किस तरह से आप लोगों ने महारत हासिल की उसका जिक्र किया, महंगाई किस कदर बढ़ी उसका जिक्र किया, और किसान किस कदर परेशान है उसका भी जिक्र किया सोनिया गांधी ने। कैसे इसे देखते हैं, आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी नेहा जी, देखिए सोनिया जी एक तो बहुत दिन बाद प्रकट की जनता के सामने, का मुख्य उद्देश्य था ये बताना कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं हूँ आप लोगों के बीच में, ये वो संदेश देना चाहती थी। आज तक कोरोना का उन्होंने जिक्र किया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने प्रवक्ता जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, इनके माध्यम से सोनिया जी से, कितनी बार वो कोरोना काल में रायबरेली गई, जहाँ की वो माननीय सांसद हैं, कितनी बार गई? ये भी एक सोचनीय विषय है कि वहां से बैठकर बात करना। बात महंगाई की होती है, महंगाई हर चुनाव में एक मुद्दा होता है नेहा जी, और वो इस चुनाव में भी है, हर चुनाव में होता है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और माननीय राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़े तफसील से उसको बताया था सदन में कि ये गाना किस दौर में बना था, जब कांग्रेस की सरकार थी। हाय हाय ये महंगाई, और महंगाई डायन खाया जाता है, ये कांग्रेस की सरकार में ही बना था गाना। तो उस समय महंगाई नहीं थी तो क्यों ये गाना बना, ये भी इनको सोचना चाहिए था। गाने तो सर इस बार भी बहुत बन रहे हैं। जी नहीं तो ये किस दशक में बना था, वो बता रहे हैं लोग कि काबा क्या हुआ है यूपी में 5 सालों में। हाँ बन रहा है एकदम, उसका जवाब भी उनको मिल रहा है, लेकिन ये किस सन में बना था गाना, तो ये भी इस पर विचार करना होगा नेहा जी। उसके बाद मैं जो प्रमुख मुद्दे बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि सरकार, एक महासचिव जी का भी इनके बयान आया प्रियंका जी का 2 चीजों पर। सोनिया जी ने कहा अलगाववाद की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 2 बयान आए प्रियंका गांधी जी के, जो उन्हीं की पुत्री है और कांग्रेस की महासचिव भी हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि हिजाब विवाद पर कि उनको कॉलेज के बच्चों को बिक्री पहनना चाहिए, और दूसरा आज उन्होंने ये पूछने पर कहा है कि आतंकवाद पर बात हो रही है। क्या ये आतंकवाद है? इन दुकानदारों को देखिए, आतंकवाद उनके लिए मुद्दा नहीं है तो क्या है? क्यों फिर अलगाववाद की बात करती हैं ये लोग? जब एक तरफ अगर आतंकवाद उनके लिए मुद्दा है, और उनके मैं मानता हूं कि हमारे 2 माननीय प्रधानमंत्री जो शहीद हुए हैं उन्हीं के परिवार के सदस्य थे, वही अलगाववादियों के द्वारा वो हुए, लेकिन उस आतंकवाद की चर्चा वो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? ये दोहरा मापदंड है इन लोगों का। दोहरे मापदंड में जीने वाली कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को भी नहीं बचा रही है। हम जो है 6% ज्ञान जी, क्या दोहरे मापदंड रखती है कांग्रेस, और यही वजह है कि 32 साल से अपने अस्तित्व को तलाश रही है कांग्रेस। क्या इस बंजर जमीन पर खेती होगी वोटों की? पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या रायबरेली अब खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए सोनिया गांधी को लगा कि कम से कम रायबरेली तो बचाया जाए। हालात कुछ ऐसे हैं कि अदिति वहां से जा चुकी है दूसरी पार्टी में, कई और नेता छोड़ चुके हैं, कांग्रेस का कहीं ना कहीं कैडर जो है वो खत्म सा हो गया है रायबरेली में। क्या ये 2024 की चिंता अभी से ही सोनिया गांधी को सताई जा रही है? क्या? दोनों सवालों के जवाब दीजिए जल्दी से। नेहा दुबे जी, आपके सवाल आने से पहले मैं एक चीज को बहुत क्लियर करता हूँ। उन्होंने कहा कि महंगाई हमेशा मुद्दा रहती है। पिछले बार जब महंगाई मुद्दा थी तो कांग्रेस की सरकार चली गई, और उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत 65 से 70 रुपए के आसपास हुआ करती थी। तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस बार भी महंगाई इतने माने, कम से कम किसी ने तो बीजेपी के कोई तो एक पदाधिकारी ये माना कि महंगाई मुद्दा है। तो इसके लिए तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आपके डिबेट के चैनल पे हमारे सामने वाले प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता ने माना कि महंगाई मुद्दा है। और रही बात गाने की, तो आपने इनका जवाब दे दिया, गाने तो कई बन रहे हैं, इन्हें भी समझ में आएगा। रही बात अलगाववादी, इसका मतलब क्या कहना चाह रही थी? यही तो इनको है। ये क्या करती है बीजेपी? देश को धर्म की लड़ाई में बांट के अपनी रोटी सेकना चाहती है। मुद्दा ये है, कहाँ गया किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री के आवास से 20 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा, साल भर वो बैठे रह गए, 750 किसानों ने शहीद हो गए, लेकिन एक उफ तक नहीं निकला प्रधानमंत्री जी के मुंह से। और आज पंजाब चुनाव है, तो जब वो जाते हैं तो किसान हितैषी बन के बातें करते हैं। आप समझिए, इनकी बातें कर रही बात आपके सवालों पे मैं आता हूँ। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने पुराने डिबेटों में कि देखिए, कांग्रेस हमेशा
शुरू से ही जन कल्याण योजनाओं के साथ आती है। जैसे जैसे देश में जिस प्रायोरिटी के हिसाब से हम बढ़ते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम सभी को पता है, मैं तो उस समय था नहीं, जो पढ़ा लिखा और समझा और देश की जो हालत थी उससे मैं समझता हूँ कि जो जो प्रायोरिटी थी उस हिसाब से कांग्रेस ने चीजों को लाया देश में। एक एक नवरत्न बनाए, एक एक सवाल मेरा ये था, क्या रायबरेली भी खिसकते हुए दिखाई दे रही है क्या? नहीं, बिल्कुल, मैं इसी जवाब पे आ रहा हूँ नेहा जी, मैं इसी को जवाब पे आ रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रायबरेली में भी आपने देखा होगा कि जितने भी योजनाएं यूपीए गवर्नमेंट में लाई गई तो उसको भी रोक दिया गया है। खिसकने की बात नहीं, एक माइंडसेट की बात है। इस बार आपने पब्लिक में देखा होगा कि इन्हीं के, आपने देखा होगा कि अमित शाह जी भी रोड शो छोड़ के भाग गए, स्मृति ईरानी भी रोड शो छोड़ के भाग गई, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसके किसके रोड शो में कितनी भीड़े हैं। तो रोड खिसकने की तो बात ही नहीं है। सब भीड़ तो हर बार दिखती है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती है ना ज्ञान जी। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा ना नेहा जी भी। ये तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर है नहीं, हम लोग तो अब जो भीड़ से जो आकलन लगाते हैं वही आकलन हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, तो कयास लगा सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भीड़ 2 साल से जो प्रियंका गांधी जी ने, जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी की, उन्होंने जिस तरह से यूपी के मुद्दे को जमीन पे उठाया, किसी पार्टी ने भी, चाहे वो समाज पार्टी भी हो, नहीं निकला। और कहते हैं कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जन सेवा की है। कांग्रेस यूथ कांग्रेस के एक एक ब्रिगेड, एक एक लोगों ने। अश्विनी जी, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता कि कोरोना काल में कांग्रेस ने सेवा की है नहीं की है? सवाल इस बात को लेकर भी है, आप लोग तो लगातार इस बात को ढोल पीट रहे हैं कि जी विकास हो गया 5 सालों में, क्राइम कंट्रोल हो कर दिया हमने तो उत्तर प्रदेश में, हमने तो तमाम जो फ्लाईओवर हैं वो बना दिए हैं, हमने तो गंगा की सफाई अभियान चलवा दिया है, हमने तो प्रयागराज में ऐसा करवा दिया, हमने तो काशी की हालत सुधार दी, हमने तो अयोध्या में ऐसा कर दिया। आप लोग तो इतने ढोल पीट रहे हैं, कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं। मैं जवाब लूंगी इस पे, आपका तमाम विषय है सर। पता नहीं कहां से आप लोगों को विकास दिखता है और आप विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। कांग्रेस को तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस को कहीं कुछ नहीं दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक वो ले चलना चाहता हूं। कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष राहुल जी हैं, आज इनके नेता हैं। उन्होंने एक राजस्थान में भाषण दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते ही मैं किसानों का कर्ज माफ करा दूंगा। आज तक नहीं हुआ, इतने साल की सरकार हो गई और फिर उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में इन लोगों ने किसान पे कर्ज माफ करने की बात की। आज प्रियंका जी ने जो उसमें अलगाववाद पर बोला, आतंकवाद क्या चीज है, फालतू की चीज है आतंकवाद। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक बाटला हाउस कांड जिसमें फांसी हुई है एक को, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, सपा का नेता उसका पिता है, उस बाटला हाउस कांड पर इसी आतंकवाद की वजह से सोनिया जी रोई थी। आज मुझे याद आया कि प्रियंका जी अभी क्यों ये कह रही थी कि आतंकवाद बेकार चीज है। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे कोरोना में, वो हमें नहीं कहना है, WHO से लेकर नीति आयोग तक सब लोग उसकी सराहना कर चुके हैं। योगी जी ने समय रहते ही बहुत बढ़िया काम किया और बहुत बेहतर तरीके से समय पर। लेकिन सोनिया गांधी कहती है कोरोना में तो काम हुआ ही नहीं। दूसरी बात, सोनिया गांधी जब अपने क्षेत्र में सरकारी नौकरियों पे पद खाली पड़े हुए हैं, आप लोग भरते नहीं। मैं उस पर आ रहा था नेहा जी, मैं उसी पर आ रहा था, सोनिया जी के वही मैं आ रहा था कि रोजगार की दिक्कत यहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, और ये रैली जयपुर में करते हैं लोग, कांग्रेस के लोग, और वही का बेरोजगार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में आकर महीनों धरना देते हैं। तो रोजगार कौन दे रहा है, कांग्रेस की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार? ये देखने वाली बात होती है। अब नेहा जी, एक एक चीज का जो उन्होंने जवाब दिया है, वो लाइन आवाज चली गई। ठीक है अश्विनी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ज्ञान जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या चुनावों से एन पहले सोनिया गांधी को याद आया कि ये भी मुझे बताना चाहिए कि बेरोजगारी कितनी है, रोजगार के लिए जो युवा है वो ताक रहे हैं कि कब सरकार उन्हें रोजगार देगी। कोरोना काल तो सर जो हालात थे मजदूरों के, वो तो बहुत पहले थे, और उसके बाद जिस तरह से रिकवरी हुई, जिस तरह से हालात अब बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, तब सोनिया गांधी बता रही है कि कोरोना काल में क्या हुआ था। महंगाई क्या आज से बढ़ गई सर? महंगाई कितनी बढ़ी, क्या हालात थे बीच में पेट्रोल के, और कितना दाम बढ़ गया था, तब तो सोनिया गांधी ने नहीं बताया। आज क्यों उन्हें पता चल रहा है कि महंगाई के बारे में भी जिक्र करना चाहिए? क्या चुनावों से एन पहले ये रायबरेली को सिर्फ बचाने की एक कोशिश है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्या हालात है सोनिया गांधी को जवाब दे देता हूं, साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है। जल्दी से जवाब दीजिए सर। मैं आपके सवाल को जवाब देता हूँ। उत्तर प्रदेश के विकास की आप बात कर रहे हैं, उसी भी कोरोना की बात का ही एडवर्टीजमेंट था, जो कि बाहर के लोगों का ओवरब्रिज का फुल पेज स्क्रीन पे फोटो आया था। तो क्या यही विकास है? और रही बात कोरोना काल की याद दिलाने के लिए और महंगाई की बात करने के लिए, तो आपको मैं याद दिला देता हूँ नेहा जी कि कांग्रेस शुरू से ही महंगाई के खिलाफ पिछले 1.5-2 साल से हर जिलेवार, हर ब्लॉक स्तर पे आंदोलन कर चुकी है, आवाज उठा रही है।
हर जगह पूरे देश में, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान, हर जगह। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि यूपी जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्होंने वैट की कीमतें करके पेट्रोल की डीमेज कम किया है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जॉब की बात कर रहे हैं, किस जॉब की बात कर रहे हैं? इतनी जॉब की पोस्टिंग खाली है और उस पे आप देख लो कि उत्तर प्रदेश ने कितने किया, और वहां पे इनफैक्ट प्रोफेसर तक के जॉब लेवल की बात करते हो तो वो भी खाली है, डी ग्रुप की बात करो वो भी खाली है। तो सोनिया गांधी जी और देश के पार्टी ने हर समय ये याद दिलाया कांग्रेस ने। और रही बात राजस्थान के किसानों की बात, अब तक जैसे ही जब अशोक गहलोत जी की सरकार बनी थी, अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि ये पूछिए कि सोनिया गांधी कितनी बार रायबरेली गई हैं? अरे भाई, योगी जी तो उत्तर प्रदेश में रह के कोरोना में क्या किया आपको भी पता है। रायबरेली कितनी बार गई है बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं सुन तो लीजिए नेहा जी, कितनी बार गई है, 5 बार गई, 10 ऐसे ही जवाब नहीं है। वो वहां रह के वहां काम तो करे ना, कोरोना काल में कहाँ रह के काम कर रही हैं? मैं क्या बात कर रहे हैं नेहा जी, आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो बोलिए। वहाँ पे काम करे, कहाँ रह के? मैं बता रहा हूँ 10 जनपद आपको भी पता है कि कोविड प्रोटोकॉल में मूवमेंट, कोविड प्रोटोकॉल में मूवमेंट। नेहा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ रहे हैं हमसे, मैं उसको जवाब देना। कोविड प्रोटोकॉल में जो प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए उन्होंने एक सेना गठन किया कि कोरोना वॉरियर करके, और कोरोना वॉरियर ने पूरे देश में, पूरे उनके गाइडेंस में, उनके ऑर्डर पे हर जगह काम किया है। परोक्ष रूप से ये क्या आप चाहते हैं कि कौन, योगी जी कौन सा किसी एक हॉस्पिटल में विजिट किए? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विजिट किया? ये सारी बातें बरगलाने के लिए देश की जनता को कौन किसके डायरेक्शन में काम कर रहा है आपको ये समझना होगा। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, कोरोना काल में जितने भी पलायन हुए, इनफैक्ट मजदूरों को भी इन लोगों ने रोड पे छोड़ दिया था, तब उनके हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऑर्डर पे ही हम लोगों ने उनको टिकट तक करा के माना, और ये संसद में भी प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे किया। और इससे बड़ी क्या आपको एविडेंस चाहिए, जबकि देश के प्रधानमंत्री संसद में ये बात बोलते हैं कि कोरोना काल में सोनिया गांधी के आदेश पे लोगों ने टिकट करा के मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाया, उनके घरों तक पहुंचाया। ये तो गांव प्रधानमंत्री तो कहते हैं आपने कोरोना फैलाने का काम किया, आप कह रहे हैं हमने मजदूरों को पहुंचाने का काम किया। नेहा जी कुछ कहना सुन लेते हैं। नेहा जी उन्होंने क्या कहा कि कोरोना फैलाने का क्या, लेकिन ये माने ना कि कांग्रेस ने मदद की, इसकी नजर पे उनका कहने का तो अलग बात है। अभी आपने सवाल पूछा कि सोनिया जी कितनी बार गई, इनके पास जवाब नहीं है। अरे भाई ये बताओ ना, योगी जी कितने बार हॉस्पिटल से बाहर हुआ कि नहीं हुआ, वो जवाब नहीं है। किसानों को क्यों लाठी राजस्थान में पड़ी, उसका जवाब नहीं है इनके पास। अब मैं जवाब देता हूँ कि योगी जी कहाँ गए। 2 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों भाई, योगी जी पूरे प्रदेश में यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए योगी जी पूरे प्रदेश में, ऐसे नहीं ना चलेगा। अरे तो कैसे चलेगा, आपके टर्म पे नहीं बोला, ऐसे ही चलेगा ज्ञान जी। नहीं आपके टर्म पे नहीं बोला, मैं नहीं चलने दूंगा, मैं गलत बोली नहीं तो मैं भी नहीं चलने दूंगा। आपका टर्म खत्म हो गया। ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। अश्विनी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ। हैंड रेस करिए, वो बहुत शालीनता के साथ हैंड रेस कर रहे थे, मैंने उनको मौका दिया। आप भी हैंड रेस करिए सर, मैं आती हूँ आपके पास, मौका देती हूँ। ठीक है अश्विनी जी। हाँ नेहा जी देखिए, मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश में 89 के बाद इनकी सरकार नहीं है, और जो स्थिति हुई है वो लोग इसके खुद जिम्मेदार हैं। और योगी जी पर इन्होंने सवाल उठाया, वो कहाँ गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और गर्व के साथ कह सकता हूँ, योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग गवाह हैं। हर प्रदेश के हर जिले में 2-2 से 3-3 दौरा, अस्पतालों का, कोरोना में जहां खाना बन रहा था वहां पर जाने के बाद, और कोरोना पीड़ितों के घर पर जाकर कि तुम्हारे पास पैसे मिले कि नहीं मिले, दवाई मिला कि नहीं मिला, टीम आई कि नहीं आई, ये सारा काम किया उन्होंने। क्या चाहिए लोगों को? रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे बताइए ना। लोगों को खैरात चाहिए, इन्होंने नहीं अभी एक बात का जवाब दिया ना, और दूसरा जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा योगी जी कहाँ गए, मैं उसका जवाब दे रहा था। दूसरा, जो इन लोगों ने महाराष्ट्र से लोगों को भगाया, महाराष्ट्र से, उनको, वो हमारे उत्तर प्रदेश के जो भाई थे वो यहाँ आए, उनकी स्किल मैपिंग कराई। हम लोगों ने पहली बार स्किल मैपिंग कराई, और उसके बाद उनको एमएसएमई से लेकर और ओडीओपी से उनको जोड़ने का काम और रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। इन लोगों ने भगाया महाराष्ट्र से, वहां के लोग संभाल नहीं पा रहे थे, इनकी सरकार थी। आज देखिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितने बेहतर काम हुए कोरोना में, उतना कोई प्रदेश, ये कह दे राजस्थान कह दे, महाराष्ट्र कह दे, कहीं नहीं कुछ वो बताइए ना, उसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा। जो गंगा में लाशें मिली थी सर, वो क्या बताती थी, वो क्या संदेश देती थी? हाँ वो देखिए, आप कोई खुल के नहीं बोलता, मैं खुल के बोलता हूँ। अगर गंगा में किसी की मौत हुई है तो उसके परिवार संवेदनशील नहीं थे। जो लोगों की लाशों को पानी में जल प्रवाह कर चले जाते थे, उसमें संवेदना मत खोजिए, एक वो भी नियम होता है।
ये कि जल प्रवाह किया जाए। उन लोगों ने लाश नहीं छुआ था, अपने घर के लोगों को जाकर बहा दिया था पानी में। गंगा में कितनी लाशें गई थी, ये प्रोपगंडा फैलाने वाली बात थी। सर हमने तो जो उन्नाव में तस्वीरें निकल के सामने आई है सर वो देखी थी। नहीं वो प्रयागराज की भी आई थी और एक अखबार में लिखा भी था। नेहा जी मैं नाम लेता हूँ, सर देखी नेहा जी दैनिक जागरण ने उसका स्पष्टीकरण छापा था, दैनिक जागरण ने उसका स्पष्टीकरण छापा था कि विरोधियों ने किस तरीके से वहां शाल उठवाया था और वो कहा कि फोटो थी। सर मैं किसी न्यूज़पेपर की या किसी चैनल की बात नहीं कर रही, जो हमारे पास फुटेज आए सर मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। जो मैं हमारे पास नाम लेकर कह रहा हूँ कि दैनिक जागरण ने छापा था, देखी बहती हुई मैं तो सर उसकी बात कर रही हूँ। 100 बार कहूंगा। देखिए नेहा जी इसलिए कहना पड़ेगा कि ये कांग्रेसी लोग हवा फैलाते हैं गलत, ये देखिए और उस अखबार ने सत्यता दिखाई देंगे। आप ये गलत लाशें वहां थी और कितना इन लोगों ने किया था। इन लोगों ने प्रदेश के जनता को धोखा दिया था और उस मतलब एक भाई आपका चैनल जैसे एक जिम्मेदार चैनल है, कोई बात आप अगर दिखाएंगी सही चीज तो मैं 100 जगह कहूंगा कि एपीएन न्यूज ने ये दिखाया था, उसी तरीके से मैं उनको कहूंगा। उन्होंने उस समय उसको चले सर मेरे पास वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव से ऐन पहले सोनिया गांधी सामने आई, वर्चुअल तरीके से संबोधित किया और संबोधित करते हुए अपनी तमाम बातें कही। उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए और कहा कि रायबरेली की जनता वोट करें और अपना प्रत्याशी यानी कि विधायक को बनाए और कांग्रेस के पक्ष में वोट दे। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।